हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स नोवेल एक्सप्लेन में। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 658 को, जो कि बहुत ही खतरनाक और धमाल होने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लो, प्लीज़ देख लो, क्योंकि उसे देखे बिना आपको आज का एपिसोड समझ नहीं आएगा। और हाँ, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गो इमॉर्टल डोंगफैंग चैंगफैंग, उसने एक बैंक्वेट रखा है जिसमें सारे 10 सुप्रीम सेक्ट में से सबको उसने बुलावा बुलावा दिया है। सबको मेहमान नवाजी किया है उसने। तो सबको बुला के उसने एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है 50 सालों तक कि उसके क्लैन पर कोई भी हमला नहीं करेगा, कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। और बदले में उसने बस एक सबसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक एक करके डिडक्शन करूंगा। जिसे सुनने के बाद सब यार हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या कहा? सब यार लालच में आ जाते हैं, क्योंकि एक डिडक्शन का मतलब है एक इमॉर्टल को। फिर उसी वक्त फेरी लिशान मिनिस्क्यूल माउंटेन को निकाल देता है, जिसे देखने के बाद सारे इमॉर्टल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक लेजेंडरी माउंटेन था। एक माउंटेन है लेजेंडरी माउंटेन, जिसका अनुवाद वो रेंजू में आया था, इसीलिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट कर रखा है कि भाई तू डेली वीडियो अपलोड किया करो यार। मैं उनको बता दूं, देखो, मैं एक जगह पे काम करता हूँ। मैं गोल्ड कारीगरी हूँ, गोल्ड का सामान वामान बनाता हूँ, मैं कलरिंग करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ गोल्ड में, है ना। तो बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिलता यार। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और मेरा ये चैनल पड़े पड़े जंग खा रहा है। मैं किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा आपको, है ना, मैं क्या काम करता हूँ। मैं एक ब्लॉग चैनल बनाऊंगा अपना। हाँ, हालांकि अभी इस टाइम मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। बस चैनल खोल के रखूंगा, आप जाके वहाँ सब्सक्राइब कर लेना। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको फुर्सत से कि मैं क्या काम करता हूँ। तो यार, ज़्यादा बकवास कर किए बिना तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, ठीक है? ओके, स्टार्ट। लेकिन उसके भीतर छिपा गर्व बिल्कुल भी छिप नहीं पाया। अगले ही पल सभी गू इमॉर्टल्स के बीच भारी हलचल मच गई। अंडरग्राउंड केव के अंदर विजडम लाइट कभी तेज चमक रही थी तो कभी धीमी पड़ रही थी। फांग युआन उस रोशनी के बीच बिल्कुल शांत खड़ा था। जब उसके दिमाग के अंदर मौजूद सारी विल्स पूरी तरह खत्म हो गईं, तभी उसने अपनी आंखें खोली और विजडम लाइट हेलो से बाहर कदम रखा। जो डिडक्शन उसने किया था वो सफल रहा था, लेकिन फिर भी फांग युआन का मन भारी था। उसका चेहरा उदास था। वो मन ही मन बोला, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को सील करने के लिए 6000 से भी ज्यादा मॉर्टल ज्यू की जरूरत पड़ेगी। इनमें से लगभग आधे रैंक 5 के होंगे। रेयर ग्यू वर्म्स की संख्या करीब 2000 तक पहुंचती है। इसके अलावा लगभग 800 एंशियंट ग्यू वर्म्स भी चाहिए होंगे। ये एंशियंट जीव या तो पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। मेरे शुरुआती अनुमान के हिसाब से इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए मुझे करीब 23 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चाहिए होंगे। इस समय फांग युआन की हालत किसी कंगाल से कम नहीं थी। 23 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स उसके लिए इस वक्त एक असंभव सपना थे। फिर भी उसे दांत भींच कर ये काम करना ही था, क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की रिकवरी दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। इससे उसकी फर्स्ट एपर्चर की हालत और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। अच्छी बात बस इतनी थी कि अब फांग युआन एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी फर्स्ट एपर्चर अब एक डेड एपर्चर बन चुकी थी। इसी वजह से वो अब तक टिकी हुई थी। अगर एपर्चर पहले जैसी जिंदा हालत में होती तो शायद अब तक फट चुकी होती। फांग युआन ने हालात का अंदाजा लगाते हुए सोचा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए मेरे पास अभी भी 2 महीने से थोड़ा ज्यादा का समय है, ताकि मैं तैयारी कर सकूं और कोई योजना बना सकूं। लेकिन अगर ये समय सीमा पार हो गई तो फिर डेड एपर्चर होने के बावजूद फर्स्ट एपर्चर इसे सहन नहीं कर पाएगी। उसके दिल पर भारी दबाव आ चुका था। अब वो लिविंग डेड बन चुका था। भले ही उसकी फर्स्ट एपर्चर पूरी तरह नष्ट हो जाए, वो मरेगा नहीं, लेकिन फर्स्ट एपर्चर खो देना उसके भविष्य की कल्टीवेशन पोटेंशियल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। फांग युआन पूरी तरह फंस चुका था, और इतने कम समय में 23 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने का बस एक ही रास्ता था, इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज को बेचना। डांग हुन पैलेस लौटकर फांग युआन ने ताई बाई युनशेंग को बुलाया। ताई बाई युनशेंग ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं इन दिनों लगातार ट्रेजर येलो हेवन पर नजर रखे हुए हूँ, लगभग बिना आराम किए, लेकिन लांगया लैंड स्पिरिट की डिवाइन सेंस शुरू से अब तक एक बार भी दिखाई नहीं दी। ये सुनकर फांग युआन के दिल में निराशा उतर आई। लांगया लैंड स्पिरिट ट्रेजर येलो हेवन में खुद को लांगया ओल्ड इमॉर्टल कहता था। वो वहां बहुत ज्यादा सक्रिय रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरह गायब था, जैसे कहीं लापता हो गया हो। फांग युआन ने तुरंत महसूस किया कि लांगया लैंड स्पिरिट शायद किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। उस जीवन में लांगया ब्लेस्ड लैंड पर कुल 7 बार हमले हुए थे। फांग युआन ने सोचा, जब मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में था तब एक्सपर्ट्स की दूसरी लहर लांगया ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर चुकी थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरी लहर का हमला भी हो चुका हो और लांग या लैंड स्पिरिट उसी से निपटने में लगा हो? इसी वजह से उसके पास जीव रिफाइन करने का समय ही ना हो। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी की यादें इस मामले में ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थीं। उसे बस इतना याद था कि 7 हमले हुए थे, लेकिन इन हमलों का सही समय उसे याद नहीं था। और मान भी लें कि उसे एग्जैक्ट टाइमिंग याद होती, तब भी कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में पहले ही उसकी वजह से बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। बदलावों पर बदलाव हुए थे। कौन कह सकता है कि हमलों का समय आगे पीछे न हो गया हो? फांग युआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इन दिनों मेरी आंखें जैसे खुलती ही चली जा रही हैं। 10,000 साल पुरानी प्रोफाउंड आइस का एक टुकड़ा आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बिकता है। हाँ, URRICANE माउंटेन पेपर का आधा किलो एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन का है। डिवाइन जेड पर्ल्स क्या होती हैं, ये आज समझ आया। उनके सिर्फ 10 मोती आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बिकते हैं। और वो सफेद स्पाइरल सिल्क, उसकी कीमत तो और भी पागल कर देने वाली है। एक उंगली जितनी मात्रा की कीमत 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स है। माँ कसम, आज मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ। ताई बाई युनशेंग बड़े उत्साह के साथ इन दिनों की अपनी कमाई और हासिल की गई चीजों के बारे में लगातार बोलता जा रहा था। इन दिनों फांग युआन लगातार ताई बाई युनशेंग के साथ ही रहता था। इसी दौरान उसने धीरे धीरे ये बात समझ ली कि ताई बाई युनशेंग की एक कमजोरी है। उसका मुंह बहुत चलता था। वह जरूरत से ज्यादा बातें करता था। फांग युआन ने एक लेटर जीव उसकी ओर बढ़ाया और उसकी बकबक बीच में ही रोकते हुए कहा, यह इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की तरफ से भेजा गया पत्र है। इसे पढ़ो। ताई बाई यूनशेंग ने अपनी कॉन्शियसनेस उस लेटर जीव के अंदर भेजी। कुछ ही पल में उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। ये इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की तरफ से आया दूसरा पत्र था। इस बार उनका लहजा और भी ज्यादा सख्त और आक्रामक था। उन्होंने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने की अपनी मंशा को बिल्कुल साफ कर दिया था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने तो खुद को विजेता समझते हुए फांग युआन से सीधा सरेंडर करने की मांग तक कर डाली थी। ताई बाई युन शेंग ने गुस्से में कहा, ये लोग डांगहू माउंटेन के पीछे पूरी तरह पागल हो गए हैं। अगर मैं होता तो पहले तुम्हें किसी तरह शांत करता, भरोसा दिलाता और फिर छुपकर हमला करता। क्या इन्हें डर नहीं लगता कि उनकी ऐसी हरकतों से हम पहले ही कोई बचाव की तैयारी कर लेंगे? फांग युआन ने शांत स्वर में विश्लेषण करते हुए कहा, यही इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की ताकत और आत्मविश्वास है। वे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में से एक हैं। उनकी नींव बेहद गहरी है। वे फेही माउंटेन पर सैकड़ों हजार सालों से सीना ताने खड़े हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि वे मुझ पर दबाव भी डाल रहे हैं और साथ ही मेरे पीछे खड़े लोगों की मंशा को भी परखना चाहते हैं। ताई बाई यूनशेंग ने सावधानी से बोलते हुए कहा, हाँ, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स की किसी भी एक सुपर फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम बहुत कमजोर हैं और वे एक ऐसा विशाल दैत्य हैं जो दिन ब दिन और भी ज्यादा दबंग होता जा रहा है। उनसे हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की रक्षा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये कहते हुए वो बार बार फांग युआन की तरफ देख रहा था। उसके मन में पीछे हटने का विचार पहले ही आ चुका था। ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को छोड़ देने का, कहीं बहुत दूर चले जाने का। बस उसने अभी खुलकर ये बात नहीं कही थी। फांग युआन उसके मन की हालत समझ चुका था। ताई बाई युन शेंग एक हीलिंग गू मास्टर था। स्वभाव से दयालु था और सच कहें तो थोड़ा कमजोर दिल का भी था। उसके अंदर डटकर खड़े होने की भावना की भारी कमी थी। फांग युआन ने ताई बाई युन शेंग के इन विचारों के लिए उसे डांटा नहीं। असल में फांग युआन ने खुद भी ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को छोड़ देने के बारे में सोचा था। डैंगहू माउंटेन बेहद बड़े फायदों का प्रतीक था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ही नहीं, बाकी सभी सुपर फोर्सेस भी उसे जरूर अपने कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन ये सब सिर्फ आखिरी रास्ते के तौर पर था। जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद और फायदा मौजूद है, फांग युआन कभी भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसलिए फांग युआन ने ताई बाई युनशेंग को समझाते हुए कहा, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट की 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में से एक है। एक सुपर फोर्स है, एक विशाल दैत्य है, लेकिन उनकी भी अपनी परेशानियां हैं। वे हमारे खिलाफ कितने तरीके सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हालात उतने भयानक नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। खासकर तब जब वे हमारी असली बैटल स्ट्रेंथ को बहुत कम आंक रहे हैं। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के भी अपने झंझट हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में लगातार नए सेक्ट उभर रहे हैं और वे 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स पर लगातार भारी दबाव डाल रहे हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स सबसे अहम जगहों पर काबिज थीं। सबसे बेहतरीन कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी उन्हीं के हाथ में थे। ऐसे में चारों तरफ से उन पर मुकाबले और दबाव आना तो स्वाभाविक ही था। इतिहास में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट कई बार अपने गोल्डन एज से गुजर चुका था, लेकिन मौजूदा समय में उसके सबसे समृद्ध दौर की तुलना में साफ गिरावट दिखाई दे रही थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने काफी सालों से कोई बड़ा विस्तार नहीं किया था। इसका मतलब साफ था कि वे किसी न किसी तरह की पाबंदियों में बंधे हुए थे।
ताई बाई यून शेंग ने सीना ठोकते हुए कहा, अगर जूनियर ब्रदर ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से टकराने का फैसला कर लिया है तो मैं भी अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिक्र मत करो, हालात चाहे जितने भी खतरनाक क्यों ना हो जाएं, आखिरी पल तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फांग युआन ने सिर हिलाया और कहा, ओल्ड बाय, तुम भी चिंता मत करो, मैं गु युए फांग युआन कोई जिद्दी इंसान नहीं हूँ। अगर सच में कोई रास्ता ना बचे और हालात पूरी तरह हमारे खिलाफ हो जाएं, तो मैं खुद पहल करके पीछे हट जाऊंगा। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के पहले हमले को रोकना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन असली समस्या वहां नहीं है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट है। अगर हम एक बार उन्हें पीछे हटा दें तो वे तुरंत दूसरा हमला लेकर आ जाएंगे। अगर ये सिलसिला कुछ बार चलता रहा तो उनका हमला और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और तब वे हमें हल्के में लेना बंद कर देंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें किसी और बड़ी ताकत का सहारा लेना होगा। किसी दूसरी एंशिएंट सेक्ट के साथ अलायंस बनाना ही पड़ेगा। ताई बाई यून शेंग ने बार बार सिर हिलाते हुए सहमति जताई, लेकिन जूनियर ब्रदर, तुमने स्पिरिट एफिनिटी हाउस को पहले ही लेटर भेज दिया है, फिर भी अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा लेटर ग्यू इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने बीच में ही रोक लिया हो? क्यों ना हम कुछ और लेटर भेज दें? फांग युआन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। जिस लेटर ज्यू से उसने स्पिरिट एफिनिटी हाउस से संपर्क किया था वो उसका अपना नहीं था। वो रैंक 5 का लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गू था जिसे फेंग ज्यू जे ने बनाया था। उस समय फांग युआन ने फेंग जिन हुआंग को हराकर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल किया था। फेंग जिन हुआंग को ये बात हजम नहीं हुई थी। उसने इसी लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड ज्यू के जरिए एक चैलेंज लेटर भेजा था, लेकिन फांग युआन ने उस चुनौती का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस लेटर जियू को अपने पास ही रोक कर रखा। फांग युआन पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि इस लेटर गू का मालिक बहुत मुमकिन है कि फेंग जियू जे ही हो, क्योंकि उस समय फेंग जिन हुआंग अभी रैंक 5 तक पहुंची ही नहीं थी। फेंग जियू जे के अलावा एक और संभावना थी, उसकी पत्नी फेंग जिन हुआंग की माँ फेरी बाई क्विंग। मालिक चाहे जो भी हो, ये लेटर जियू पहले ही फांग युआन को उधार दिया जा चुका था। इसका असली मकसद ये था कि फांग युआन चैलेंज लेटर का जवाब दे सके, और फांग युआन ने इसी लेटर जियू का इस्तेमाल स्पिरिट एफिनिटी हाउस से संपर्क करने के लिए किया। इस लेटर को लेकर फांग युआन को पहले पूरा भरोसा था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी स्पिरिट एफिनिटी हाउस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से अब उसके मन में थोड़ी शंका पैदा हो गई थी। सामान्य समझ के हिसाब से देखा जाए, लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गू को फेंग ज्यू जे ने बनाया था। ये किसी हद तक उस एक्सपर्ट की मर्जी और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। ऐसे में उस ग्रीन बर्ड जियू को बीच में रोकना और उसकी शानदार व प्रभावशाली मौजूदगी को नाराज करने का जोखिम उठाना लगभग नामुमकिन ही लगता था। लेकिन फिर भी इस संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता था। इसलिए फांग युआन ने सिर हिलाया और ताई बाई यून शेंग की सलाह मान ली। ठीक है, हम 7 दिन इंतजार करेंगे। अगर तब तक भी कोई जवाब नहीं आया तो हम एक और लेटर भेजेंगे। दिन बीतते चले गए। हु इमॉर्टल ब्लेसेड लैंड लगातार मुश्किल हालात में फंसता चला गया। बाहर से एक ताकतवर दुश्मन करीब आता जा रहा था और अंदर की तरफ कल्टीवेशन रिसोर्सेज की भारी कमी थी। भले ही फांग युआन अपने ज़ॉम्बी बॉडी और विजडम ज्यू की मदद से सबसे ऊंचे स्तर की इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज को डिड्यूस करके बेच भी दे, अफसोस की बात यह थी कि उसके पास इस योजना को शुरू करने के लिए जरूरी पूंजी ही नहीं थी। इसलिए फिलहाल उसे ये सब एक तरफ रखना पड़ा। इन सारी परेशानियों से निकलने की चाबी सिर्फ 2 ही थी, लांग या लैंड स्पिरिट और स्पिरिट एफिनिटी हाउस। लेकिन अफसोस, ये दोनों चाबियां अब भी अंधेरे में पड़ी थीं। उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। कौन जाने फांग युआन को उनसे कभी खबर मिले भी या नहीं। हो सकता है पूरी जिंदगी ही इंतजार में निकल जाए। किस्मत ने रास्ते में फिर से रुकावटें खड़ी कर दी थीं। फांग युआन के आगे का रास्ता एक बार फिर धुंध में छिप गया था। लगता है मेरी किस्मत अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, फांग युआन ने खुद पर हंसते हुए कहा। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके पास थी और उसके साथ किस्मत का और बिगड़ना लगभग तय था। उसने मो याओ से बेहतर इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन मो याओ ने साफ कह दिया कि उसे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मो याओ फांग युआन के शरीर के अंदर ही रह रही थी। वो उसके साथ नॉर्दर्न प्लेन्स की आखिरी लड़ाई से भी गुजर चुकी थी। उसे पता था कि फांग युआन के पास विजडम ज्यू है, इसलिए उसके लिए फांग युआन की मंशा को समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मो याओ एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर थी। बहुत मुमकिन था कि उसके पास ऐसी इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज हों जो फांग युआन की जरूरतों के बिल्कुल मुताबिक हों, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। और क्योंकि फांग युआन के पास विजडम पाथ के तरीके नहीं थे, वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह की हालत में अचानक हे लू लान डैंग हू माउंटेन पर आ पहुंची। फांग युआन एक स्टारगेट जियू खो चुका था। अब वो अकेले नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाने में सक्षम नहीं था। हे लू लान का डांग हन माउंटेन आ पाना स्वाभाविक रूप से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की वजह से ही था।
जहां तक उसे यहाँ की जगहों और माहौल की जानकारी थी, वो इसलिए थी क्योंकि फांग युआन ने खुद अपनी एक विल उसे भेजी थी। ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। फिर भी फांग युआन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हमारे तय किए हुए समय की सीमा पूरी होने में अभी आधा महीना बाकी है ना? हे लू लान ने गंभीर लहजे में कहा, जिसमें हल्की सी चिंता झलक रही थी। हालात बदल चुके हैं मेरे दोस्त। इतने ताकतवर और एम्बिशियस इंसान को बेचैन देखकर साफ था कि नॉर्दर्न प्लेन्स की स्थिति सच में अच्छी नहीं थी। लेकिन हे लू लान ने जल्दी ही अपनी कमजोरी समझ ली। उसने अपनी सारी भावनाएं छुपा ली और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, बेशक, मेरा एक और मकसद भी था। ये पक्का करना कि तुम चौकन्ने न रहो। आखिरकार, ये तुम्हारा हेडक्वार्टर्स है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई जाल बिछा रखा होता, तो मैं समय से पहले आकर तुम्हारी सारी योजनाएं बिगाड़ देती। फांग युआन हंसा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो कोई भी समस्या उसे परेशान नहीं कर सकती। उसने शांत स्वर में कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स की उस लड़ाई के बाद तुम और मैं अब अच्छे बुरे हर हाल में एक साथ बन चुके हैं। लेकिन पूरी तरह सहयोग के लिए तुम्हारी पिछली शर्तें अभी भी काफी नहीं हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ यार। तो इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है? डोंग फैंग चांग फैंग ने अपना खतरनाक प्लानिंग एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें सारे लोग फंस गए हैं। उसने हर एक के लिए डिडक्शन करेगा और बदले में उसने सबसे ये एग्रीमेंट साइन करवा लिया है कि 50 सालों तक उसके क्लैन पर कोई भी हमला नहीं करेगा, सब उसका साथ देगा। और इधर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट फैंग युआन के ऊपर दबाव बनाने लग जाता है कि भाई गट्स गो दे, गट्स गो, या तो जल्द से जल्द हो इमॉर्टल ब्लेस लैंड हमारे नाम कर दे। और उसने लेटर गो के जरिए, मतलब लेटर लिखा है ना, उसमें लेटर टेक्स्ट पढ़ते हुए भी किसी के मंशा समझ आता है ना कि भाई वो किस मेंटेलिटी के साथ लिख रहा है। उसका एक्सप्रेशन मालूम पड़ता है। और फैंग युआन को भी उन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के वो एक्सप्लेनेशन समझ आ गया था कि वो बहुत ही जल्द हो इमॉर्टल ब्लेस लैंड के ऊपर हमला करने वाला है। और फैंग युआन और ताइवा युंगशेंग तो परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करे तो करे क्या। फैंग युआन सोच रहा है कि भाई किसी दूसरे सेक्ट से मदद ली जाए, जैसे स्पिरिट एफिनिटी हाउस से। फैंग युआन ने तो सब बहुत पहले ही लेटर गू भेज दिया है स्पिरिट एफिनिटी हाउस में। फैंग जीजे है ना उसे, अरे जिसकी बेटी को उसने मुंह मुंह पे लात मार के नीचे फेंक दिया था ना डांग हो माउंटेन से, उसके बाप है फैंग जीजे। ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो अभी इनके यहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, जिसके चलते फैंग युआन और ताइवा यंगशंग बहुत ही परेशान में है कि भाई करे तो करे क्या अभी। फिर वो दोनों ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त हेल उलान आ धमकता है हो इमॉर्टल ब्लेस लैंड के अंदर, क्योंकि उसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो था। फैंग युआन ने ही दिया था किसी एग्रीमेंट के चलते। जिसके जवाब में फैंग युआन कहता है, भाई तू बड़े जल्दी आ गए, तेरे आने यहाँ आने का डेट तो 1.5 महीने पहले था, मतलब 1.5 महीने बाद था। जिसके जवाब में हेल उलान कहता है कि भाई मैं तो पहले आ गया, ये देखने की ताकि कोई तू मेरे लिए कोई जाल वाल तो नहीं बिछा रहा। यही था मामला। अब आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या नया एपिसोड आता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।